प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे और लोन हस्बैंड पे कर रहा है। इस केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन इनकम टैक्स रिटर्न में किसको मिलेगा? वाइफ को मिलेगा या फिर हस्बैंड को मिलेगा। जब भी हम कोई घर लेते हैं, हमारा सपना होता है एक अच्छा घर लेना। जब भी हम कोई घर लेते हैं, हाउस लोन हमें लेना ही होता है। और हाउस लोन लेते समय हम ये सोचते हैं कि अगर प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे की जाए तो कुछ इंटरेस्ट कम लगेगा, रजिस्ट्री की वैल्यू कम होगी। तो हस्बैंड सोचता है कि क्यों ना प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे ली जाए और लोन मैं पे करूं। तो ये सिचुएशन हर किसी के साथ में होती है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर आप इस सिचुएशन से जुड़े हुए हैं और आपको ये कंफ्यूजन है कि क्या मुझे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कराने के फायदे क्या होते हैं। पत्नी एक हाउसवाइफ है, उसकी कोई भी इनकम नहीं है, उसके कोई भी इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है। लोन तो पे करना है हस्बैंड को ही, लेकिन वाइफ के नाम पे रजिस्ट्री कराने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला जो फायदा है यानी कि बेनिफिट है वो है सर आपकी स्टैंप ड्यूटी। जब भी हम रजिस्ट्री करवाते हैं हमें स्टैंप ड्यूटी पे करती है। अगर एक फीमेल के नाम से रजिस्ट्री करवाई जाती है तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी कम लगती है। सेकंड फायदा जो होता है वो होता है सर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY जैसी जो स्कीम होती है जिसके अंदर आपको सब्सिडी मिलती है, वो स्कीम ओनली फॉर वुमेन के लिए होती है। अगर आप वुमेन के नाम पर अगर किसी भी हाउस की रजिस्ट्री होती है तो उसी को वो स्कीम मिलती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पत्नी के नाम से यानी कि वुमेन के नाम से रजिस्ट्री करवाई जाती है। एंड नंबर 3 है सर लोन प्रोसेसिंग में आसान है। अगर हमें कोई लोन लेना है तो लोन इजीली हो जाता है और कम इंटरेस्ट रेट पे यहां पर लोन मिलता है। तो इस बेनिफिट की वजह से एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी लेता है, यानी कि रजिस्ट्री में वाइफ का नाम होता है, मालिक जो होता है उस प्रॉपर्टी का वो होती है वाइफ। अब बात करते हैं कि सर लोन इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शंस क्या होता है। अगर हमने होम लोन लिया और होम लोन का हम जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उस इंस्टॉलमेंट पे दो फिगर होते हैं। एक होता है सर आपका इंटरेस्ट और दूसरा होता है सर आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हमें डिडक्शंस मिलते हैं। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हमारी इनकम के सामने उसको सेट अप किया जाता है। लेकिन यहां पर दो सिचुएशन है, एक है सर आपके ओल्ड टैक्स रिजाइम, दूसरा है आपका न्यू टैक्स रिजाइम। अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि आप उस घर में रह रहे हो, आपने उस प्रॉपर्टी को रेंटेड नहीं किया है, तो जो इंटरेस्ट का डिडक्शंस होता है वो आपको नहीं मिलता। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शंस मिलता है। यानी कि अगर आप अपने घर में रहते हैं तो EMI का इंटरेस्ट का बाका डिडक्टिबल नहीं होगा, उसका आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। सेकंड सिचुएशन लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपने ये प्रॉपर्टी जो आपने ले रखी है, जिस पर आपने अभी रजिस्ट्री करवाई, जब हम लोन की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी अगर आप किसी को रेंट पर देते हो, वहां से अगर आपकी कोई भी रेंटल इनकम आती है तो उस रेंटल इनकम में से म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन होम लोन ये आप माइनस कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन होम लोन की कोई भी लिमिट नहीं है यहां पर अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेकिन खास बात यह है कि अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई लॉस होता है तो आप किसी भी अदर इनकम के सामने उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको आपको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना होता है और कैरी फॉरवर्ड भी नेक्स्ट ईयर आपकी सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम के सामने ही सेट ऑफ होती है। प्रिंसिपल का जो डिडक्शंस मिलता है वो मिलता है सेक्शन आप 80C के अंदर, वो भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हो तो आपको उसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सर यहाँ पे को ऑनर और को एप्लीकेट, क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शंस लेने के लिए हमें कुछ शब्दों को जानना जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं सर को ऑनर। ऑनर का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी का जो भी मालिक है उसको हम ऑनर बोलते हैं। को ऑनर का मतलब होता है कि कोई सहभागी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस किसके नाम पे? वाइफ के, यानी कि ये 100% अथॉरिटी या 100% प्रॉपर्टी किसकी है? वाइफ की है। लेकिन अगर उसमें हस्बैंड का भी भाग है, यहाँ पर हस्बैंड का भी है, तो वो उस प्रॉपर्टी का को ऑनर माना जाता है। तो को ऑनर का मतलब है कि वह प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ऑनरशिप राइट रखता है। अब कितनी परसेंट ऑनरशिप है यहाँ पर? आपके 50% है या फिर 40 है, कितनी परसेंट आपकी उसकी ऑनरशिप है वो डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टी के कागज सेल डीड रजिस्ट्री उसके नाम पर दर्ज होता है, उसमें भी उसका नाम आता है कि ये भी उसका पार्टनर तो नहीं बोल सकते, उसमें को ऑनर बोलेंगे। सिर्फ को ऑनर होने से आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता जब तक कि आप लोन के बोरोवर भी ना हो। को ऑनर का मतलब होता है कि सिर्फ प्रॉपर्टी में आपका रजिस्ट्री में नाम होना। तो रजिस्ट्री में नाम होने से ही आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई भी
यहां पर उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। उसका मतलब हम आगे समझाते हैं कि सर किस केसेस में आपको मिलेगा। अब सेकंड बात आती है सर को एप्लीकेंट की। को एप्लीकेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि सर प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे, लेकिन जो होम लोन लेते हैं, होम लोन का हमको लोन इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, यानी कि लोन को रीपे करना होता है। तो लोन को रीपे कौन करेगा? उसमें हस्बैंड करेगा। तो हस्बैंड उस केसेस में क्या बन जाएगा सर? को एप्लीकेंट बन जाएगा। जब हस्बैंड को एप्लीकेंट बन जाएगा तो ईएमआई किसके अकाउंट से जाएगी? ईएमआई जाएगी सर हस्बैंड के अकाउंट से। तो वह व्यक्ति जो लोन की ईएमआई चुकाने की जिम्मेदारी साझा करता है, लोन एग्रीमेंट में उसका नाम होता है। को एप्लीकेंट जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी का मालिक भी हो सर, उसका रजिस्ट्री में नाम ही नहीं है, लेकिन सिर्फ लोन की जिम्मेदारी उसके नाम पर है। तो कई बार बैंक सिर्फ इनकम प्रूफ के लिए सिर्फ को एप्लीकेंट बनाते हैं, यानी कि इनकम कौन लोन को रीपे करेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ को एप्लीकेंट बनाया जाता है। बाकी प्रॉपर्टी में उस पर्सन, उस हस्बैंड का कोई भी नाम नहीं है। अब बात करते हैं कि सर टैक्स का बेनिफिट किसको मिलेगा। फर्स्ट, को ऑनर भी हो और को बोरोवर भी हो, यानी कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक भी होने चाहिए और साथ साथ में लोन के को बोरोवर भी होने चाहिए। दोनों सिचुएशन अगर मैच करेगी तो ही आपको उसका डिडक्शंस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। को एप्लीकेंट है लेकिन ऑनर नहीं है, टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑनर है लेकिन लोन में बोरोवर नहीं है, तो भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर सिचुएशन ये है कि सर प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे है, रजिस्ट्री किसके नाम पे हुई है? वाइफ के नाम पे हुई है, और लोन कौन पे कर रहा है? हस्बैंड पे कर रहा है। तो यहां पर हस्बैंड क्या है सर? को एप्लीकेंट है। ऑनर कौन है सर? यहां पर वाइफ है। तो जब वाइफ ऑनर है लेकिन लोन में पार्टिसिपेट नहीं है, इसका मतलब उनको भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। और को एप्लीकेंट है लेकिन लोन में ये पार्ट मतलब प्रॉपर्टी में उनका कोई भी यहां पर योगदान नहीं है या प्रॉपर्टी के ये मालिक नहीं है, तो इनको भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में ऐसे कोई केसेस हैं जहां पर लोन वाइफ के नाम पे है और ईएमआई हस्बैंड पे कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सर उसको इंटरेस्ट का डिडक्शंस नहीं मिलेगा, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहे हो, चाहे आप उसके न्यू टैक्स रिजाइम में रेंटेड प्रॉपर्टी में जा रहे हो। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी कंफ्यूजन थे इस रिलेटेड वो आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे दोनों कोर्सेज हैं ओनली फॉर 499 रुपीज। उस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए।